हेलो बच्चों। देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 4। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, इस लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हमने इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा है। TIR पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके अलावा डिस्पर्जन पढ़ा था और डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट ये भी पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, देखिए जैसे ही कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और कोलोइडल और सस्पेंशन में थोड़े बड़े। तो जब उनसे लाइट जाती है, लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसे ही स्कैटरिंग कहा जाता है। स्कैटरिंग होता है बिखरना। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय कोलोइडल और सस्पेंशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कोलोइड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के द्वारा जो एक लाइट स्प्रेड हो रही है, फैल रही है अलग अलग डायरेक्शन में, उसे ही कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू रेले लॉ, एक साइंटिस्ट थे रेले नाम के, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे रेले लॉ कहा जाता है ऑफ स्कैटरिंग। द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा की पावर 4। रेले नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ स्कैटरिंग जिसे कहा जाता है। वो कहते थे जितनी लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसका अमाउंट होता है 1 अपॉन में लैम्डा की पावर 4। लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा को डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, लैम्डा से वेवलेंथ की पावर 4, वो भी 1 अपॉन में। तो स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ये था स्कैटरिंग। अब बात करें टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, किसी कोलोइडल या सस्पेंशन सॉल्यूशन से जब हम किसी लाइट को फॉरवर्ड करते हैं या लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन पर, तो हम देखते हैं लाइट स्कैटर्ड होकर फैलती है और लाइट का जो पाथ है, जिस रास्ते लाइट जा रही वो हमें दिखने लगता है, उसे ही कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, लाइट का बीम यानी बहुत सारी लाइट रेज, इज पासिंग थ्रू अ कोलोइड और सस्पेंशन, किसी सस्पेंशन या कोलोइड से पास हो रही है, देन लाइट स्कैटर्ड, लाइट जब स्कैटर्ड होगी फैलेगी, एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, जिस रास्ते पर लाइट जा रही वो हमें पाथ दिखेगा। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसके बेसिक एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल जो है मैं लिखवा रखे इन्हें अभी समझाऊंगा आपको, और एग्जांपल समझाता हूं। देखिए मान लीजिए एक बहुत बड़ा अंधेरा वाला एक कमरा है, अंधेरा वाला, जिसमें डस्ट है या फिर अंधेरा वाला कमरा, एक हल्का सा होल है वॉल के अंदर, दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद है। सनलाइट आती है, सनलाइट जैसे आएगी उस छेद से आप देखेंगे वो आपको लाइट आती हुई दिखती है, जिस रास्ते आ रही है ऐसे तो नहीं लाइट पूरे कमरे नहीं, जिस होल से लाइट जैसे आ रही है वैसे आपको दिखती है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा आपके घर की जो विंडोज होती हैं, जो सनलाइट के या सन के, जिसके थ्रू सनलाइट कमरे में आए, सनलाइट जब आती है तो सनलाइट आती हुई दिखती है ना आपको, वही क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो व्हेन अ लाइट पासिंग थ्रू द, ये ऊपर वाला देखिए, path of light is visible when light enters a dark or dusty room through a slit or ventilator। जब किसी स्लिट, स्लिट होता है हल्का सा होल होता है किसी चीज में, उसे स्लिट कहा जाता है, या वेंटिलेटर। एक डार्क या डस्टी रूम से जब एक लाइट जाती है एक स्लिट के थ्रू, तो उस लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है यानी दिखता है, इसे ही कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल है, व्हेन लाइट passes through dense canopy of trees in a forest, then path of light is visible। dense canopy of trees का मतलब है जैसे जंगल है बड़ा, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पेड़ से पूरा ढका पड़ा है, इतने ज्यादा पत्ते हैं उसमें, बट उसमें से बीच में किसी पत्ते में से जगह है और लाइट आ रही है, तो वहां पर भी तो आपको दिखता है पाथ ऑफ लाइट, जिस रास्ते लाइट आ रही है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट। तो ये था हमारा टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
अब टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, आप पहले इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट से आगे। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स के थ्रू लाइट स्कैटर्ड हो रही है, जिनसे लाइट फैल रही है, उन पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है कि स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा। ठीक है, यानी पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है तो कलर भी अलग अलग दिखेगा। इसी के बेसिस पर हम तीन तरीके से डिफाइन पता कर पाते हैं कि कलर कैसा होगा। पहला, वेरी फाइन या स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू कलर ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स है, अगर वो लाइट स्कैटर्ड कर रहे हैं या उनसे लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो मेनली शॉर्ट वेवलेंथ यानी कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। और कम वेवलेंथ वाली कौन सी होती है? ब्लू लाइट। वेरी फाइन पार्टिकल्स कौन सी लाइट स्कैटर्ड करते हैं? मेनली ब्लू लाइट। दूसरा पॉइंट, मीडियम या फिर लार्ज साइज, मीडियम हो या फिर थोड़े बड़े पार्टिकल्स हो, स्कैटर्ड मेनली रेड कलर या लॉन्गर वेवलेंथ। वो जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो लाइट स्कैटर करते हैं जिसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, यानी कि रेड कलर की ही ज्यादा होती है, तो वो कौन सी लाइट स्कैटर करते हैं? रेड कलर। कौन से? मीडियम या फिर लार्ज साइज पार्टिकल्स। नंबर 3, very large size particles scattered all the colors of light so it appears as white। जितने भी बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा मत समझने लगना, एक बहुत बारीक जो होते हैं जैसे कोलेड में बहुत इतने दिखते भी नहीं है, माइक्रो में साइज होता है, माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है तो सस्पेंशन आ जाता है। तो बहुत बारीक बारीक रेत जैसे हो गए, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स लेंगे, थोड़े रेत से हल्के मोटे चीनी हो गई, नमक हो गए, ऐसे पार्टिकल। ये कौन सी लाइट स्कैटर्ड करते हैं? सारे कलर की लाइट स्कैटर्ड करते हैं, इसलिए ये कैसे दिखते हैं? व्हाइट। कौन सा कलर दिखता है? व्हाइट। सारे कलर को कंबाइन करके कौन सा बनता है? व्हाइट। तो सारे कलर स्कैटर्ड कर देंगे तो कलर कैसे बनेगा? व्हाइट। ये तो हमारे तीन चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 1.8 टाइम्स द ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की जितनी वेवलेंथ है उसको अगर 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेड कलर की वेवलेंथ आ जाएगी, यानी रेड लाइट की वेवलेंथ ब्लू लाइट से 1.8 गुना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, इसी से रिलेटेड है, स्कैटरिंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, व्हाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। जो बादल होते हैं वो हमें सफेद क्यों दिखते हैं? देखिए, मेनली होता क्या है, बादल बने किससे हुए हैं? वाटर वेपर से। जो पानी आप उबालते हैं भाप बन के ही तो बादल बनते हैं। आपने भी देखा होगा, भाप सुना भी होगा, भाप से ही बादल बन पाते हैं। अब भाप है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हल्का कम है, कम है। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होकर क्या बनेंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे बनेंगे। अब पानी की बूंदे तो बड़े साइज में होती है काफी, तो वो कैसी लाइट स्कैटर्ड? सारे कलर की लाइट स्कैटर्ड करेंगे। सारे कलर की लाइट अगर स्कैटर्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें? व्हाइट। तो द वाटर वेपर्स ऑफ क्लाउड कंडेंस्ड टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। जो वाटर वेपर्स है बादलों के, वो कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, विच आर वेरी लार्ज साइज, जो साइज में काफी बड़े हैं, एंड स्कैटर्स ऑल कलर ऑफ लाइट। लाइट के सारे कलर्स को स्कैटर्ड करते हैं और सारे कलर एक साथ आएंगे तो कैसे दिखेंगे? सो क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। इसलिए बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए, ये जो है नॉर्मली ठंडे दिन वाले, जब ठंडा दिन होता है उस टाइम पर होता है, बट हमें ज्यादातर बादल कैसे दिखते हैं? ब्लू कलर के। तो वो क्यों होते हैं वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको अभी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर। यही क्वेश्चन है, वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे। एक साफ दिन हो, यानी बारिश का मौसम ना हो, क्लियर डे हो, उस दिन हमें जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्या है कि वो नीला दिखता है? बादल सफेद दिखते हैं बट आसमान हमें नीला क्यों दिखता है? उसका रीजन देखिए,
बादल है, हमारा एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर वाली लेयर, वहां पर देखिए बादल है, वाटर वेपर, सनलाइट तो पड़ रही होगी तेज, तो वहां पर जब पड़ेगी तो वाटर क्या होगा, क्लियर्ड है, यानी कोई बारिश का मौसम नहीं है, ठीक से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी तो वाटर वेपर्स जो है, सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स अगर छोटे हैं तो कौन सी लाइट स्कैटर्ड करते हैं, देखिए पहले ही पॉइंट, ब्लू कलर की लाइट, तो वाटर वेपर्स दैट स्कैटर्ड द लाइट ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते, देन रेड, रेड को नहीं करते, तो स्काई अपीयर्स ब्लू, इसी वजह से हमें जो बाद वो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आते हैं। सो स्काई अपीयर्स ब्लू, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डेंजर साइंस आर मेड ऑफ रेड, जितने भी चेतावनी वाले साइन होते हैं, डेंजर साइंस होते हैं, वो हमारे रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रोचक क्वेश्चन है। रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देखिए रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, फॉग और स्मोक जो होती है, यानी कि फॉग वो होता है जब ठंड के टाइम पे कोहरा सा जो हो जाता है, स्मोक होती है धूल प्रदूषण होना, ये सब इसमें ये जो होते हैं ये रेड कलर को स्कैटर्ड नहीं कर पाते, क्यों, इनके पार्टिकल्स के साथ छोटे हैं, ये कोलोइड में आते हैं, कोलोइड के छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो रेड कलर को ये स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे, तो रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होगी तो रेड लाइट दूर तक जाएगी, तो रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक एंड कैन बी सीन एज सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लाइट फैलेगी नहीं, उतनी ही लाइट सीधी जा रही है तो अच्छे से दिखेगी, इसलिए रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, कम स्कैटर्ड होती है, एंड कैन बी सीन एज सेम कलर, बिल्कुल जैसा कलर वैसे ही दिखती है, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी तक, इसलिए डेंजर साइंस को किससे बनाया जाता है, रेड कलर से। देखिए अगर कलर है स्कैटर्ड हो गया, फैल गया, जो कलर मेनली आ रहा था थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा उधर, थोड़ा डिवाइड हो गया, तो क्या वो प्योर कलर आएगा, नहीं, बट रेड कलर है वो स्कैटर्ड ही बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए रेड कलर क्या होगा, दूर तक दिखाई देगा, इसलिए डेंजर साइंस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, रेड कलर। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे एक क्वेश्चन और है, फिर हम बात करेंगे रेनबो से रिलेटेड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, हाउ डज स्काई अपियर्स टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस और टू अ पैसेंजर ऑफ जेट प्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, यानी अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, उनको स्पेस कैसा दिखता है, और जो पैसेंजर जेट प्लेन में होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई पर होते हैं, उन्हें कैसा दिखता है, स्पेस कहे या स्काई कहे। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है ज्यादा ऊंचाई। इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर किसका बना, पार्टिकल्स का, कोई पार्टिकल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, तो क्या होगा, द स्काई अपीयर्स डार्क, जो स्काई है आसमान वो हमें डार्क दिखेगा, यानी काला दिखेगा, क्यों, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई पार्टिकल्स नहीं, कोई पार्टिकल नहीं होगा तो जो लाइट है वो भी स्कैटर्ड नहीं हो, क्योंकि लाइट किससे स्कैटर्ड होती है, पार्टिकल से, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई पार्टिकल्स नहीं, कोई स्कैटरिंग नहीं, तो कैसा दिखेगा, बिल्कुल डार्क। ये था ये वाला आंसर। अब आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, स्कैटरिंग होता है खत्म, स्कैटरिंग से रिलेटेड थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसे कहते हैं रेनबो। रेनबो आखिर होता क्या है, इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, नेचर के अंदर सनलाइट का एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है, स्पेक्ट्रम वही होता है जो बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का एक बैंड जो नेचर द्वारा बनाया जाए नेचर के अंदर, उसे कहा जाता है रेनबो। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू dispersion of sunlight by tiny water droplets present in atmosphere, एटमोस्फेयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे कि भाप बन के जा रही वाटर ड्रॉपलेट्स है, या बारिश के टाइम पे वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं ऊपर, उनके द्वारा जब डिस्पर्जन होता है सनलाइट का, तब क्या बनता है, रेनबो। ठीक है बच्चों,
तो रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट को समझते हैं। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू सन। ये पॉइंट देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं मोस्टली बच्चे जिनको पता नहीं होती इस चीज के बारे में, सन जिस साइड सूरज निकला हुआ है उस साइड देखते हैं बारिश के मौसम में रेनबो निकला है, बट ऐसा नहीं होता। जिस साइड सन होता है उसके अपोजिट साइड में हमेशा रेनबो बनता है। अगर सन इस साइड है तो रेनबो इधर बनेगा, समझ गए। हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में क्या बनता है, रेनबो। अब बात करते हैं रेनबो की फॉर्मेशन की, कैसे रेनबो बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। देखिए ये तो है, पानी की जो बूंद होती है वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। प्रिज्म की तरह कैसे, अंदर पूरा पानी है, यूनिफॉर्म है, आर पार देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, दो सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक इधर सरफेस एक इधर सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम करते हैं, एक छोटे प्रिज्म की तरह। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये क्या करते हैं, जो सनलाइट इनके पास है इसको पहले रिफ्रैक्ट करते हैं, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्ट, फिर उसको डिस्पर्स करते हैं, मतलब फैल जाती है लाइट। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। जब लाइट आती है अंदर के साइड रिफ्लेक्ट होती है इंटरनली। इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था कैसे होता है, जब डेंसर से डेंसर में ये लाइट चली जाती है तो अंदर डेंसर है बाहर रेयर। रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली बाद में रिफ्रैक्ट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ रेन ड्रॉप। जब वो रेन ड्रॉप से बाहर निकलती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्सन से, एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन द डिफरेंट कलर्स, द डिफरेंट कलर्स रीचेस टू द ऑब्जर्वर। यानी अलग अलग तरीके के कलर ऑब्जर्वर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है साथ ही डिस्पर्जन होता है। उससे जब कलर्स बनते हैं तो वो कलर्स एक ऑब्जर्वर जो देख रहा होता है उस तक अलग अलग कलर पहुंचते हैं। ये रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है इसका एक डायग्राम आता है, वो मैं आपको कराऊंगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप इसे नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन के डायग्राम की। देखिए बच्चों, जो रेनबो होता है वो किन फेनोमेनन की वजह से होता है, वो है हमारे पास कितने, तीन कंडीशन से, तीन फेनोमेनन है जिसकी वजह से रेनबो बन पाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन से, कौन से फेनोमेनन, तो थ्री फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन आर, नंबर वन डिस्पर्जन, नंबर टू रिफ्रैक्शन, नंबर थ्री इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन होंगे तभी एक रेनबो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। रेनबो फॉर्मेशन के डायग्राम से समझते हैं किस तरीके से रेनबो बनता है। देखिए सबसे पहले सनलाइट है, ये एक रेन ड्रॉप है, बारिश की एक बूंद है, इस पर जैसे लाइट पड़ती है ये सरफेस चेंज हुआ, यहाँ वाटर आ गया, यहाँ एयर थी, तो सरफेस चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होते टाइम यहाँ पर क्या हुआ, लाइट क्या हो गई, फैल गई, क्या हुआ, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या हुआ, यहाँ पर एक ऊपर रेड लाइट, नीचे वॉयलेट। जैसे ये लाइट जाती है अगला सरफेस, ये डेंसर है, डेंसर में से रेयर में जाएंगे बट जा नहीं पाई, वापस सेम मीडियम में आ गई, तो क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे ही हुआ, सेम इस बारिश की बूंद में टकराकर इधर आ गई। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये लाइट रेस निकल रही है, अंदर डेंसर नीचे रेयर है, रिफ्रैक्शन हो गया, दोबारा से मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट रेज आपस में जाकर जहां मिलती हैं वो ऑब्जर्वर को दिख जाती है, ऊपर की साइड रेड, नीचे की साइड वॉयलेट, तो उसे एक रेनबो बनता हुआ दिखता है। उसे देखिए एक्चुअल में लाइट रेज किधर से आते दिख रही है, ये अगर इधर बनाएंगे तो इधर से आते दिख, बट सन किधर है, इधर। तो रेनबो हमेशा किस साइड बनता है, अपोजिट साइड में। इतना क्लियर। रेनबो फॉर्मेशन पहले आप ये लिखिए, इसके बाद ये डायग्राम बना। अब आते हैं, रेनबो खत्म हो चुका है, उससे उसके बाद आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आखिर है क्या। हमारा एटमॉस्फेयर है,
सबसे नीचे एयर, ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर्स, बादल, पानी, अलग अलग लेयर्स और ज्यादा कंडेंस, फिर ऊपर तो पार्टिकल्स ही नहीं। मीडियम देख रहे हैं आप चेंज हो रहे हैं, रेयर, डेंसर, 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 रेयर, डेंसर, इस तरीके से पार्टिकल्स में, या इस तरीके से मीडियम बने। जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कौन कौन से फेनोमेनन होते हैं या कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सबसे पहला appearance flickering of objects placed behind a hot object और फायर। आपने देखा होगा जनरली सर्दियों के टाइम पे जब आग जलती है, आग के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो वो आपको फ्लिकरिंग करता हुआ, फ्लिकरिंग मतलब हिलता हुआ, बिल्कुल वैसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है ना। या किसी हॉट ऑब्जेक्ट स्टीम के पास देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी हमें इन्हें डिटेल्स में भी समझेंगे। दूसरा, स्टार्स नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पॉइंट्स। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल पर मान लीजिए स्टार्स यहाँ की जगह स्टार्स हमें दिखता है ऊपर, हायर की मतलब ऊपर, उसकी पोजीशन यह है बट इसकी जगह हमें ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और किस तरीके से दिख पाता है वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आता भी है, डायग्रामेटिकली समझाने को। एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है। लेकिन जब सनराइज होता है एक्चुअल में उससे 2 मिनट पहले आपको सूरज दिख जाता है। एडवांस यानी बहुत पहले ये आपको सनराइज दिख जाता है। सनसेट हो गया, उसके 2 मिनट बाद भी आपको सन दिखता है, यानी छुपने के बाद भी आपको 2 मिनट तक दिख रहा है। ऐसा क्यों, इसे कहते हैं डिलेड, मतलब लेट सनसेट। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। हुआ किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नंबर 4, अपीयरेंस फ्लिकरिंग ऑफ सनस्टिस। जो सूरज है, सूरज की जो गोलाई है वो फ्लिकरिंग करते हुए दिखती है। फ्लिकरिंग मतलब हिलती हुई, बिल्कुल गोल तो नहीं दिखती, जैसे आप उसको देखेंगे वैसे तो देख नहीं पाते सूरज की तरफ, बस बादल के मौसम में देखेंगे तो लुक लुक करते हुए दिखती है। अगला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारों को तो आप आज रात को देख लीजिए, अगर आपके घर पे बादल ना हो रहे हो तो तारे आपको दिख जाते, तारे को एक बार देखे टिमटिमाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप पहले इस सब को नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं इन सब को डिटेल्स में। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस appears to flicker when seen through air। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है आग के पीछे या गर्म सरफेस के पीछे रखा हुआ है तो वो फ्लिकर जैसे दिखता है जब हम उसे हवा में देखते हैं। तो फ्लिकर यानी कि लुक लुक करता हुआ, क्लियर नहीं दिखता। बिकॉज द एयर अबव हॉट ऑब्जेक्ट, यानी जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो हवा है becomes hot and rises, गर्म हो जाती है वो हवा। हॉट सरफेस के ऊपर अगर हवा होगी तो वो भी तो गर्म होगी, गर्म होकर वो ऊपर हो जाती है, उड़ जाती है। जो जगह बनती है, एंड द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय कूल एयर, जैसी जगह हुई हॉट एयर तो उड़ गई, कौन सी एयर आएगी, कूल एयर जो आसपास की होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन कूल एयर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, हॉट एयर का, वो कम होता है कोल्ड एयर का। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी गर्म हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, कूल एयर का ज्यादा है। सो ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स द लाइट अपीयर्स टू केम थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो मीडियम अलग हुआ, तो लाइट कैसे आती हुई दिखेगी, अलग अलग मीडियम से। इट रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन इन अपीयरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की
अपीयरेंट या हमें दिख रही है जो कुछ एक्चुअल से जो अपीयरेंट अपीयरेंट होता है दिखने वाली, एक्चुअल होता है जो उसके जो हमें दिख रही है उसमें फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन मतलब चेंज होती रहती है, हल्की फ्लिक करती रहती है। तो ये था हमारा कोई ऑब्जेक्ट गर्म सरफेस या एयर के पीछे रखा हुआ, वो कैसे दिखता है, फ्लिकरिंग करता हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए एयर है, जैसे हॉट सरफेस पर हुआ तो गर्म एयर उड़ गई, जगह खाली हुई, कूल एयर आई, कूल एयर आने के बाद ऊपर गर्म, कूल एयर, ऐसे ही ये चलता रहता है। तो मीडियम बन गया हॉट वाला कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कूल वाला ज्यादा, ज्यादा कम। जैसे हमें ऐसे ही जरूर नहीं है आग के ऊपर ही, आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि आग तो चारों तरफ रहती है, गर्मी चारों तरफ रहती है, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमें कैसे दिखता है, फ्लिकरिंग करता हुआ। पहला पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। देखिए पॉइंट नंबर 2, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन अपीयर्स 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। जो एक्चुअली में सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें सूरज दिखने लगता है, एंड रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। एक्चुअली में सनसेट होने के बाद भी उसके 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट दिखता है, सन दिखता है। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसा क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। When sun is below the horizon, ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर, बादल वगैरह, ये बादल तक का जितना भी एरिया आता है वो ये एटमॉस्फेयर आता है। अर्थ की जो सरफेस है उस पर एक लाइन खींचेंगे होरिजन। सबसे पहले सूरज है, सूरज की जो रे आएगी सबसे पहले, ये रेयर है ये डेंस है, तो लाइट बेंड होगी नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा इस तरीके बनेगा, सीधे जाने की बजाय नॉर्थ। जैसे जैसे डेंसर होता जाएगा, स्टार्टिंग में डेंसर कम था अब ज्यादा, तो लाइट कैसे रहेगी और ज्यादा बेंड होगी, बेंड होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। बट एक्चुअली में ये रे जानी कैसी चाहिए थी, सीधी। जब सन यहाँ पर होगा तब जाकर रे आती, तब ऑब्जर्वर को दिखती, बट पहले ही दिख रही है। तो पहले दिख रही है, उसे कहां से दिख रहा है, सन कहां पर दिख रहा है, यहाँ, बट सन है कहां पर, यहाँ, दिख कहां पर रहा है, यहाँ। किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वही है, व्हेन द सन इज बिलो द होरिजन, होरिजन से जब नीचे होगा, then ray have to pass from rarer to denser, rarer से कहां जाएगी, denser, so light ray bend towards normal की तरफ bend होगी, due to which sun appears higher than its actual position, actual position से ऊपर क्या दिखेगा, sun दिखेगा। पहला क्लियर, दूसरा रहेगा जब सनसेट होता है नीचे की तरफ जाता है, लाइट रे जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और ऑब्जर्वर को कहां दिख रहा है सन, अभी यहाँ पर, बट एक्चुअली में सन कहां पर पहुंच चुका है सेट होकर, यहाँ पर। सनसेट के बाद हमें सन ऊपर दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये थे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, और ये पॉइंट्स इसे नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए बच्चों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, स्टार्स नियर द होरिजन। जो स्टार्स होरिजन के पास होते हैं, अपीयर स्लाइटली हाइयर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, जो उनके एक्चुअल या रियल पोजीशन होती है उससे हल्का सा ऊपर दिखाई देते हैं, हाइयर यानी ऊपर। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आप इस फेनोमेनन में खाली इतना भी लिखकर आते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और ये क्वेश्चन आपका नियरली अगर मान लीजिए 3 नंबर का हुआ तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाए, या 2 नंबर का हुआ तो शायद आधा नंबर मिले या 1 नंबर मिले, डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम पर। बिकॉज, क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ का जो एटमोस्फेरिक है, एटमोस्फेयर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सो देखिए बढ़ता क्यों है, ऊपर तो इतने पार्टिकल, स्पेस में क्या पार्टिकल है, नहीं, नीचे जाएंगे जैसे जैसे पास जाएंगे पार्टिकल्स बढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर। तो पार्टिकल्स जब सबसे नीचे जाएंगे वहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार,
एक स्टार है जिससे लाइट आ रही है नियर द होरिजन, होरिजन के नियर हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ऊपर रेयर, रेयर से डेंसर, डेंसर की तरफ जाएगा बेंड होता रहेगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होता रहेगा, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जैसे देखिए लाइट जा रही है, यहाँ गया रेयर, ये डेंसर, यहाँ पर जैसे कि सीधी आने सीधी, बट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, बिल्कुल सीधी नहीं है ये लाइन, थोड़ी सी तिरछी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ये लाइन, जिसकी वजह से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यहाँ पर ऑब्जर्वर है जिसे लाइट, उसे लाइट तो ये आती दिख रही, क्या ये दिखेगी नहीं, जहां ये दिख रही है तो इसका मतलब इसे कहां दिखेगा स्टार, यहाँ एक्चुअल पोजीशन ये अपीयरेंट पोजीशन है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट स्टार अपीयर्स हायर, जो स्टार है, जो तारे हैं, वो उसे एक्चुअल पोजीशन से दूसरी जगह दिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आप स्टार देखते हैं ये स्टार नहीं देखते आप एक्चुअल, ये कोई स्टार नहीं होते, ये स्टार की लाइट होती है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। क्या ये इसे स्टार दिख रहा है? नहीं, क्या दिख रहा है? स्टार की लाइट। एक्चुअली वहां से स्टार तो जा चुका है, इतनी दूर है, लाइट को आने में भी तो टाइम लगेगा स्टार की, तो स्टार की लाइट आप तक पहुंचती है, ना कि स्टार, स्टार वहां से तो आगे निकल चुका है उतने टाइम में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं फोर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए स्टार्स बहुत दूर दूर है, डिस्टेंट स्टार्स एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के पॉइंट सोर्स की तरह, पॉइंट सोर्स तो छोटा बहुत दूर है, आप स्टार को देखते हैं छोटा सा दिखता है, बिल्कुल पॉइंट सोर्स जिससे लाइट आती है। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, द अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे स्टार की लाइट का बीम आता है वो अपने रास्ते से डेविएट होता रहता है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट आएगी तो रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो सीधे रास्ते थोड़ी आएगी, डेविएट होती हुई आएगी। फ्रॉम इट्स अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहेगी, बिकॉज फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जो हर जगह की है, वो अलग अलग, कहीं पर ज्यादा बारिश है, कहीं पर ऊष्मा है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हर जगह एक जैसी कंडीशन नहीं है। Hence, the amount of light entering our eyes fluctuates, sometimes bright and sometimes pale. This is called twinkling effect of stars. जो लाइट आती है स्टार्स वो फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएट यानी रेयर में है तो ज्यादा लाइट, डेंसर में है तो कम लाइट, ऐसे फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और ये था हमारे जो स्टार्स होते हैं होरिजन के पास में, वो थोड़े से ऊपर दिखाई देते। ये जितने पॉइंट्स थे ये हो चुके हैं खत्म, जो सन के डिस्क वाला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन कट गया था, सिर्फ वो पॉइंट था, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। अगर आपका कोई पॉइंट या कोई डाउट आपको लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसी का एक्सप्लेनेशन दूंगा बिल्कुल कमेंट में। अगर आपको वहां पर ठीक नहीं लगेगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से एंड अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे जो हमारे चैप्टर्स मिड टर्म के लिए बचे हैं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, रिविजन करते रहिए। एंड बच्चों देखिए एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको ही पढ़ना होगा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, बट मेनली एफर्ट्स आपके हैं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हार्ड वर्क आपको करना है, स्मार्ट वर्क आप करते हैं या मैं आपको स्मार्ट वर्क सिखा सकता हूँ, लेकिन सब कुछ करना आपके हाथ में है। अब आप पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।